अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास सी शार्प की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि सी शार्प में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसको हम कहते हैं एसिंक एंड अवेट कीवर्ड्स। और एसिंक और अवेट कीवर्ड्स को समझने के लिए हम सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को भी समझते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, असिंक और अवेट कीवर्ड्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं जब भी हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को अपनी सी शार्प के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट के लिए हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले एसिंक और अवेट कीवर्ड को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना है कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो आगे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इन सी शार्प। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसकी डेफिनेशन बता रहा है। सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग मॉडल वेयर ऑपरेशंस टेक प्लेस सीक्वेंशियली। अब देखो भाई यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या है? बेसिकली एक प्रोग्रामिंग मॉडल है। ठीक है, मतलब एक आपके पास टेक्निक है जिसके अंदर क्या होता है, वेयर ऑपरेशंस टेक प्लेस सीक्वेंशियली, मतलब जहाँ पे जो आपके ऑपरेशंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, फंक्शंस हैं, टास्क हैं, वो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते हैं, मतलब वन बाय वन एग्जीक्यूट होते हैं। मतलब वो आगे पीछे एग्जीक्यूट नहीं होते, रैंडम एग्जीक्यूट नहीं होते, सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखो, मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास फंक्शन वन एग्जीक्यूट होता है, और फिर उसके बाद उसी सीक्वेंस में हमारे पास फंक्शन टू एग्जीक्यूट होता है, फिर उसी सीक्वेंस में हमारे पास फंक्शन थ्री एग्जीक्यूट होता है, और फिर हमारा प्रोग्राम क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल एंड हो जाता है। तो मतलब हमने सीक्वेंस में अपने फंक्शंस को कॉल करवाया है। पहले फंक्शन वन है, फिर टू है, फिर थ्री है। तो इसका मतलब जो सबसे पहला फंक्शन है फंक्शन वन, वो एग्जीक्यूट होगा। जब वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा, फिर उसके बाद जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा, फंक्शन टू एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद फंक्शन थ्री एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन होगी और हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, एंड हो जाएगा। लेकिन भाई देखो, होता क्या है, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में ना एक ड्रॉबैक है। ठीक है, मतलब एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को छोड़ के एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को प्रेफर करते हैं। वो प्रॉब्लम क्या है भाई? यहाँ पे देखो, मेरे पास सपोज करो ये जो फंक्शन टू है, ठीक है, ये थोड़ा सा डिले लेता है, थोड़ा सा देरी क्रिएट करता है। किस तरह से? सपोज करो कि मेरा जो फंक्शन टू है इसको एक रिसोर्स की जरूरत है। अब वो रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, वो इंटरनेट हो सकता है, वो सर्वर हो सकता है, या कोई एपीआई हो सकती है। ठीक है, तो सपोज करो ये जो फंक्शन टू है इसको एक रिसोर्स की जरूरत है, लेकिन वो एक ऐसी रिसोर्स है जो कि डिले क्रिएट कर रही है हमारे इस फंक्शन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे इस फंक्शन टू को फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट की जरूरत है, लेकिन सपोज करो कि वो इंटरनेट भी हो सकता है, सर्वर भी हो सकता है, या किसी एपीआई से भी हम डेटा फेच करवा सकते हैं, या फिर किसी फाइल से भी डेटा रीड कर सकते हैं। तो ये जो सारे काम होते हैं ना, इसमें अक्सर क्या होता है, डिले पैदा होता है, मतलब देरी होती है। तो सपोज करो जो फंक्शन टू है इसको एक रिसोर्स की जरूरत है और वो है इंटरनेट। तो अब सपोज करो कि भाई इंटरनेट से जो भी डेटा आ रहा है या इंटरनेट से जो भी आप काम कर रहे हो, वो फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट में कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब हमारा ये जो फंक्शन टू है वो 2 मिनट ले रहा है अपने इस फंक्शन टू की एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। या फिर हो सकता है कि भाई इंटरनेट आना बंद हो गया, ठीक है, या इंटरनेट हमारे पास स्लो चल रहा है, जिसकी वजह से ये जो फंक्शन टू है ये लेट एग्जीक्यूट हो रहा है। तो भाई देखो, जब तक हमारा फंक्शन टू पेंडिंग स्टेट में रहेगा तब तक हमारा फंक्शन थ्री एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि हमारा फंक्शन थ्री तभी एग्जीक्यूट होगा जब हमारा फंक्शन टू कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जब फंक्शन टू हमारी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा उसके बाद ही हमारा फंक्शन थ्री एग्जीक्यूट होगा। और फंक्शन टू अगर 2 मिनट तक पेंडिंग में है, इसका मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो भी पेंडिंग स्टेट के अंदर है। और जब हमारा ये 2 मिनट हो जाएगा, जब हमारा ये फंक्शन टू अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद हमारा ये फंक्शन थ्री एग्जीक्यूट होगा। तो ये एक प्रॉब्लम होती है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर, और इसी को ओवरकम करने के लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या होता है। आगे आ जाओ। तो यहाँ पे देखो, अब बता रहा है व्हाट इज एसिंक्रोनस इन सी शार्प। तो यहाँ पे देखो एसिंक्रोनस की पहले डेफिनेशन, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग मॉडल वेयर ऑपरेशंस डज नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। मतलब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि उसके अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। भाई देखो, सिंक्रोनस में क्या हो रहा था, यहाँ पीछे आ जाओ। सिंक्रोनस में क्या हो रहा था कि फंक्शन थ्री डिपेंडेंट था फंक्शन टू के ऊपर। किस तरह से डिपेंडेंट था कि भाई जब फंक्शन टू एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा उसके बाद ही फंक्शन थ्री एग्जीक्यूट होगा। मतलब जब तक फंक्शन टू अपनी प्रोसेसिंग कर रहा है तब तक आपका जो फंक्शन थ्री है ये पेंडिंग स्टेट में रहेगा।
क्योंकि फंक्शन 3 फंक्शन 2 के ऊपर डिपेंडेंट है। जब फंक्शन 2 अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा उसके बाद फंक्शन 3 चलेगा। जिस तरह से भाई हमारे माशरे में क्या होता है, हमारे माशरे में कि भाई अगर बड़ा भाई है लेकिन उससे पहले उसकी बहन की शादी नहीं हुई तो क्या होता है, पहले बहन की शादी होगी उसके बाद बड़े भाई की शादी होगी। ठीक है, तो ये होता है ना, मतलब जो बड़ा भाई है उसकी शादी डिपेंडेंट है किसके ऊपर, बहन की शादी के ऊपर। तो वही सिनेरियो यहाँ पे हो रहा है। लेकिन देखो एसिंक्रोनस में ऐसा नहीं होता। एसिंक्रोनस में ऐसा होता है कि भाई अगर बड़े भाई को अच्छी लड़की मिल गई तो वो शादी कर लेगा, वो बहन का वेट नहीं करेगा। इस तरह का कोई सीन समझ लो। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। जिस तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरह यहाँ पे देखो, एक प्रोग्राम है हमारा, वो स्टार्ट होता है, उसके अंदर हमारे पास फंक्शन 1 एग्जीक्यूट होता है, फिर 2 एग्जीक्यूट होता है, फिर 3 एग्जीक्यूट होता है। लेकिन भाई देखो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। मतलब सपोज करो कि यहाँ पे भी वही सिनेरियो है कि भाई जो हमारा फंक्शन 2 है इसको किसी रिसोर्स की जरूरत है और वो रिसोर्स फॉर एग्जांपल है इंटरनेट। तो अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जो फंक्शन 2 है इसको जिस रिसोर्स की जरूरत है, फॉर एग्जांपल वो देर कर रहा है, वो 2 मिनट की देरी क्रिएट कर रहा है, पेंडिंग क्रिएट कर रहा है, डिले क्रिएट कर रहा है। तो इस केस में पता है क्या होगा, इस केस में आपके पास सबसे पहले फंक्शन 1 एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद फंक्शन 3 फंक्शन 2 का वेट नहीं करेगा और फंक्शन 3 पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। और फिर जब हमारा ये फंक्शन 2 अपने 2 मिनट पूरे कर लेगा तो उसके बाद क्या होगा, सबसे एंड में आपका फंक्शन 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सीक्वेंस क्या बनेगा कि पहले फंक्शन 1 एग्जीक्यूट होगा, फिर फंक्शन 3 एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद फंक्शन 2 सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि भाई देखो जब फंक्शन 1 एग्जीक्यूट होगा उसके बाद वो फंक्शन 2 पे आएगा, लेकिन फंक्शन 2 पे देखेगा कि भाई ये जो हमारे पास फंक्शन है ये थोड़ा सा टाइम लेगा अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने में। तो उस दौरान क्या होता है कि फंक्शन 2 को छोड़ के फंक्शन 3 एग्जीक्यूट हो जाता है, क्योंकि फंक्शन 3 ज्यादा टाइम नहीं लेता। तो फिर क्या होगा कि फंक्शन 3 के बाद एंड में आपका ये फंक्शन 2 एग्जीक्यूट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो ये जो हमारे फंक्शंस है, ऑपरेशंस है, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। जिसका जितना टाइम कंप्लीट हो जाएगा वो उस हिसाब से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपके पास एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का। तो भाई देखो अब मैं सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस को एक और डायग्राम से समझाता हूं तो आपको और अच्छे से बिल्कुल 100% कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर सपोज करो कि भाई हमारा ये जो फंक्शन 1 है, ये फंक्शन 1 कितना टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, सपोज करो 4 सेकंड्स। मतलब हमारा फंक्शन 1 4 सेकंड्स के अंदर अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करता है, एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है। फिर सेम इसी तरह हमारे पास फंक्शन 2 है। अब फंक्शन 2 कितने सेकंड्स लेता है कंप्लीट होने में, सपोज करो फंक्शन 2 2 सेकंड्स लेता है हमारे पास अपनी प्रोसेसिंग को कंप्लीट होने में। सेम इसी तरह फंक्शन 3 है, ये फॉर एग्जांपल 5 सेकंड्स लेता है हमारे फंक्शन 3 के एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने में। फिर उसके बाद हमारे जो फंक्शन 4 है, सपोज करो कि ये 1 सेकंड में एग्जीक्यूट हो जाता है। मतलब ये 1 सेकंड का टाइम पीरियड लेता है अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट होने में। तो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में पता है क्या होता है, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में अगर आपने फंक्शन 1 पहले कॉल करवाया, फिर फंक्शन 2 कॉल करवाया, फिर फंक्शन 3 कॉल करवाया और एंड में फंक्शन 4 कॉल करवाया, तो जिस तरह से आपने अपने फंक्शंस का सीक्वेंस रखा है उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा। मतलब सबसे पहले फंक्शन 1 एग्जीक्यूट होगा जो कि 4 सेकंड्स लेता है, और जब फंक्शन 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद फंक्शन 2 एग्जीक्यूट होगा। फंक्शन 2 2 सेकंड लेता है तो 2 सेकंड के लिए यहाँ पे रुकेगा प्रोग्राम, और फिर उसके बाद फंक्शन 3 को एग्जीक्यूट करेगा। फंक्शन 3 हमारे पास 5 सेकंड लेता है तो 5 सेकंड तक हम फंक्शन 3 के ऊपर रहेंगे, और सबसे एंड में हमारे पास क्या होगा, फंक्शन 4 एग्जीक्यूट होगा जो कि 1 सेकंड के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन भाई देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे होना ये चाहिए जो हमारा सबसे कम टाइम वाला फंक्शन है, जिस तरह फंक्शन 4 1 सेकंड, मतलब फंक्शन 4 कितने सेकंड ले रहा है, 1 सेकंड में एग्जीक्यूट हो रहा है। तो भाई जो फंक्शन सबसे कम टाइम ले रहा है वो फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए। लेकिन सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होगा। सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में जिस सीक्वेंस में आपने अपने फंक्शंस कॉल करवाए हैं उसी सीक्वेंस में हमारे पास ये हमारे फंक्शंस एग्जीक्यूट होंगे। भले आपके जो लास्ट वाला फंक्शन है वो कम टाइम ले रहा हो, लेकिन फिर भी जो हमारा लास्ट वाला फंक्शन है वो सबसे लास्ट में ही एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि सीक्वेंस के अंदर फंक्शन 4 सबसे लास्ट में है। तो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में आपने दो बातें याद रखनी है। एक बात क्या है, एग्जीक्यूट्स इन अ सीक्वेंस, कि हमारे पास सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी फंक्शंस है, ऑपरेशन है, वो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते हैं, मतलब 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होते हैं जिस तरह से आपने उन्हें कॉल किया है। और दूसरा पॉइंट क्या है, डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, मतलब ये जो हमारे पास फंक्शंस है, ऑपरेशंस है, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब फंक्शन 2 तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक फंक्शन 1 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना कर ले, लेकिन जैसे ही फंक्शन 1 अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा उसके बाद फंक्शन 2 चलेगा।
सेम इसी तरह फंक्शन 3 तब तक कॉल नहीं होगा जब तक फंक्शन 2 अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेता। ठीक है, तो समझ लो इसी ये जो दो मैंने आपको यहाँ पे लाइंस बताई हैं, इन्हीं का अपोजिट है आपके पास क्या, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। अब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी उसी तरह का सिनेरियो कि भाई हमारे पास जो फंक्शन 1 है वो 4 सेकंड्स लेता है, फंक्शन 2 हमारे पास 2 सेकंड्स लेता है, फंक्शन 3 एग्जीक्यूट होने में 5 सेकंड्स लेता है, और फिर फंक्शन 4 हमारे पास 1 सेकंड में एग्जीक्यूट हो जाता है। तो अब एसिंक्रोनस की डेफिनेशंस क्या है, यहाँ पे देखो, नॉट एग्जीक्यूट इन अ सीक्वेंस, मतलब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर जो आपके फंक्शंस हैं, ऑपरेशंस हैं, वो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट नहीं होते। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट, नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर जो आपके फंक्शंस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। इसका मतलब जिसका कम टाइम है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जिसका सबसे ज्यादा टाइम है वो सबसे एंड में एग्जीक्यूट होगा। मतलब यहाँ पे देखो, इन फंक्शंस की एग्जीक्यूशन पता है कैसे होगी एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर यहाँ पे जो फंक्शन की एग्जीक्यूशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि भाई सबसे पहले हमारा कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, फंक्शन 4, जो कि सबसे कम टाइम ले रहा है 1 सेकेंड। तो सी शार्प प्रोग्राम यहाँ पे क्या करेगा, हमारे जो फंक्शन 4 है उसको एग्जीक्यूट कर लेगा सबसे पहले। फिर हमारे पास सेकंड फंक्शन कौन सा चलेगा, ये फंक्शन 2, जो कि सिर्फ 2 सेकंड्स में एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा चलेगा फंक्शन 1, जो कि 4 सेकंड्स ले रहा है, और सबसे एंड में चलेगा हमारा फंक्शन 3, जो कि 5 सेकंड्स ले रहा है, जो कि सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है एग्जीक्यूशन होने में। इसलिए हमारे पास फंक्शन 3 सबसे एंड में एग्जीक्यूट होगा। और देखो, ये जो हमारे पास फंक्शंस हैं, ये जो हमारे पास एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है, ये हम तभी अचीव कर पाएंगे जब हम एसिंक और अवेट के कीवर्ड्स का यूज करेंगे। भाई देखो, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर कहीं भी एसिंक और अवेट के कीवर्ड यूज नहीं होते। एसिंक्रोनस के अंदर एसिंक और अवेट के कीवर्ड्स कहाँ यूज होते हैं, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर यूज होते हैं। मतलब वहां यूज होते हैं जहां पे हमें पता हो कि भाई हमारे जो फंक्शंस हैं वो थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा डिले आ सकता है, तो उस केस में हम एसिंक और अवेट के कीवर्ड यूज करते हैं। और जिस ऑपरेशन के अंदर वेट आता है, डिले आता है, उसी को हम बेसिकली कहते हैं एसिंक्रोनस ऑपरेशन। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना है। तो भाई देखो, अब इसी एग्जाम्पल को, जो मैंने आपको 4 फंक्शंस की एग्जाम्पल बताई जो कि अलग अलग सेकंड्स ले रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट को अब मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकली। ठीक है, मतलब विजुअल स्टूडियो में आते हैं और वहां पे जाके इसी चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो मैं आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, देखो विजुअल स्टूडियो में आ गए, यहाँ पे आता हूँ मैं, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट लेता हूँ। ठीक है, और देखो मैं विजुअल स्टूडियो कौन सा यूज कर रहा हूँ, 2022 यूज कर रहा हूँ, कम्युनिटी वर्जन। तो भाई अगर किसी के पास विजुअल स्टूडियो 2022 नहीं है तो इसको कैसे इंस्टॉल करना है, किस तरह से डाउनलोड करना है, इसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पे जाके अपने सिस्टम में किस तरह से विजुअल स्टूडियो 2022 को हम डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, वहां से जाके आप देख सकते हो। तो भाई देखो, मैं यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन बनाता हूँ और कंसोल एप्लीकेशन पे हम काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ से लैंग्वेज में क्या सिलेक्ट किया हुआ है, सी शार्प सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और ऑल प्लेटफॉर्म्स, यहाँ पे ऑल प्रोजेक्ट टाइप्स। अब इसके अंदर यहाँ पे देखो, सर्च में मैं यहाँ पे कहता हूँ कंसोल, सिंपल सर्च में मैं लिखता हूँ कंसोल। और यहाँ पे देखो सेकंड नंबर पे आपको नजर आ रहा होगा कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। और देखो इसका नाम, यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट का नाम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ एसिंक अवेट, एसिंक अवेट डेमो में यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक होगा, और यहाँ से देखो डॉट नेट फ्रेमवर्क का वर्जन भी आपको दिखा रहा है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे यही यूज कर रहा हूँ जो कि बाय डिफॉल्ट है। और अब मैं यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। देखो आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में नजर आ रहा होगा एसिंक अवेट डेमो, और देखो इसके अंदर मेन मेथड आ गया, क्लास आ गई हमारे पास। तो भाई देखो, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ये जो मैंने आपको 4 फंक्शंस बताए थे ना, ये मैं क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं नीचे आता हूँ अपने मेन मेथड के आगे, और यहाँ पे मैं एक पब्लिक मेथड बनाता हूँ, और ये स्टैटिक मेथड होगा। ठीक है, वॉइड मेथड होगा, वॉइड मतलब इसकी रिटर्न टाइप होगी, और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ टास्क 1। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसकी बॉडी बना लेता हूँ। और देखो इसके अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे CW टैप टैप करता हूँ, और इसके अंदर मैं एक मैसेज पास करता हूँ। मैसेज पास में क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ टास्क 1 स्टार्टिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, टास्क 1 स्टार्टिंग। और अब देखो भाई, देखो अब ये वाला जो फंक्शन है ना, मैं कह रहा हूँ कि भाई ये थोड़ा सा डिले क्रिएट करे, मतलब ये थोड़ा देर से एग्जीक्यूट हो, लेकिन उसके लिए तो मुझे इसके अंदर बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा, एपीआई से डेटा फेच करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे वो वाला काम नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा डिले पैदा करने के लिए मैं यहाँ पे थ्रेड क्लास यूज करता हूँ। और इसका एक हमारे पास फंक्शन है, यहाँ पे आप लिखो थ्रेड, थ्रेड यहाँ पे लिखते हैं, और देखो ये पहले नंबर पे आ रहा है। जैसे ही आप इसको एंटर करोगे तो जो इसका इंपोर्ट है वो टॉप पे ऐड हो जाएगा। ये देखो यूजिंग सिस्टम डॉट थ्रेडिंग यहाँ पे ऐड हो गया। इसी के अंदर हमारी ये वाली क्लास मौजूद है जिसका क्या नाम है, थ्रेड। मैं इसका एक
मेथड यहाँ पे यूज करता हूँ जिसका नाम है स्लीप, ठीक है। और देखो टैप करता हूँ तो देखो ये पूरा फिल करके दे देगा। अब देखो स्लीप के अंदर यहाँ पे क्या पास किया है, 1000। 1000 क्या है, मिली सेकेंड है। 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इसका मतलब यहाँ पे मैं कितनी देर का डिले पैदा कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 सेकेंड का डिले पैदा कर रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 4 सेकेंड का डिले क्रिएट करना चाह रहा हूँ। इसका मतलब जब हमारा टास्क 1 वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास टास्क 1 स्टार्टिंग लिखा हुआ आएगा और उसके बाद 4 सेकेंड के लिए हमारा यहाँ पे डिले क्रिएट होगा, मतलब वो 4 सेकेंड तक यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। और फिर देखो थ्रेड डॉट स्लीप के बाद यहाँ पे मैं दोबारा यहाँ पे कंसोल राइट लाइन लिखता हूँ, ठीक है। CW टैप टैप करते हैं और इसके अंदर मैं मैसेज पास कर देता हूँ टास्क 1 कंप्लीटेड। मतलब ये वाला जो फंक्शन है ये 4 सेकेंड लेगा अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने में। तो आप देखो अब मैं इसी तरह से क्या करता हूँ, ये मैंने टास्क 1 बनाया ना, इसी तरह मैं इसी को कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ और अब मैं इसको कहता हूँ टास्क 2, ठीक है। टास्क 2 यहाँ पे कहता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे कहता हूँ टास्क 2 स्टार्टिंग और इसके अंदर यहाँ पे मैं टास्क 2 को दे देता हूँ 2 सेकेंड, ठीक है। और फिर एंड में कह देता हूँ टास्क 2 कंप्लीटेड, ठीक है। और इसके बाद मैं टास्क 3 वाला यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ टास्क 3 और फिर यहाँ पे टास्क मैं इसको कर देता हूँ 3। यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ कि भाई ये 5 सेकेंड लेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ टास्क 3 कंप्लीटेड। और अब आ गया सबसे लास्ट आ गया हमारे पास टास्क 4, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे कह देता हूँ टास्क 4 स्टार्टिंग और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ 1 सेकेंड, ठीक है। मतलब टास्क 4 हमारे पास 1 सेकेंड लेगा और इसके एंड में मैं यहाँ पे क्या देता हूँ टास्क 4 कंप्लीटेड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने 4 फंक्शन बना लिए और वो आपके पास अलग अलग टाइम्स के अंदर क्या होंगे, अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेंगे। तो अब इन फंक्शंस को मैं कॉल करता हूँ। तो भाई यहाँ पे देखो ये फंक्शंस कौन से फंक्शंस हैं, स्टैटिक। और स्टैटिक के बारे में आपको पता है कि भाई स्टैटिक फंक्शंस को आप क्लास नेम के साथ कॉल करते हो। लेकिन भाई देखो ये जो फंक्शंस हैं ये मैंने अभी सेम क्लास के अंदर बनाए हुए हैं जो कि है प्रोग्राम क्लास। तो मुझे यहाँ पे प्रोग्राम लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो मैं अपने मेन मेथड में आता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं टास्क 1 मेथड को कॉल करता हूँ, ठीक है। और फिर इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ, दूसरा आएगा टास्क 2, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो फिर यहाँ पे आएगा टास्क 3 और फिर सबसे एंड में आएगा टास्क 4, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखो अब मैं जिस तरह से इनको कॉल कर रहा हूं ना ये इसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा, ये बात आपने याद रखना है। मतलब अगर मैं टास्क 4 को सबसे टॉप पे रखूंगा और टास्क 1 को सबसे एंड में रखूंगा तो टास्क 4 सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, टास्क 1 सबसे एंड में एग्जीक्यूट होगा। मतलब सीक्वेंस में, क्योंकि अभी यहाँ पे सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हो रही है, अभी मैंने यहाँ पे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को इंप्लीमेंट नहीं किया। और देखो सबसे एंड में मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, कंसोल डॉट रीड लाइन करके अपनी कंसोल विंडो को होल्ड करवाने के लिए मैं यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक हो गया। ठीक है तो अब रन करूंगा तो अब आप रिजल्ट देखना, मतलब जिस सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे इसको कॉल किया है ये उसी सीक्वेंस में हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे देखो इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देखो टास्क 1 स्टार्टिंग, ये अपना टाइम लेगा, कुछ सेकंड लेगा और उसके बाद देखो टास्क 1 कंप्लीटेड और देखो टास्क 2 स्टार्टिंग, देखो टास्क 2 भी कंप्लीट हो गया 2 सेकंड में। फिर देखो टास्क 3 है ये 5 सेकंड लेगा, देखो ये कंप्लीट हुआ। और देखो मतलब जैसे जैसे सेकंड्स कंप्लीट होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास ये जो हमारे फंक्शंस हैं ये कंप्लीट होते जा रहे हैं। देख रहे हो, नजर आ रहा है आपको। मतलब जिस सीक्वेंस में मैंने रखा था यहाँ पे उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो कि भाई ये जो हमारा टास्क 4 है, कौन सा टास्क 4 है, ये सबसे कम टाइम ले रहा है, सिर्फ 1 सेकंड ले रहा है। तो इसको सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए ना, लेकिन ये सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसको मैंने सबसे एंड में कॉल किया हुआ है। लेकिन भाई देखो अगर मैं इसके ऊपर इन फंक्शंस के ऊपर एसिंक और अवेट के कीवर्ड्स अप्लाई कर दूंगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जिसका टाइम सबसे कम होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा और जिसका टाइम सबसे ज्यादा होगा वो सबसे एंड में कॉल होगा। तो इस चीज को हम इंप्लीमेंट करते हैं एसिंक और अवेट के कीवर्ड्स की मदद से। ठीक है तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब देखो अब यहाँ पे मैं आता हूँ सबसे पहले टास्क 1 के अंदर। भाई देखो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे एक क्लास यूज करता हूँ टास्क और उसके अंदर एक मेथड में यूज करता हूँ रन, ठीक है, टास्क डॉट रन, ठीक है। और भाई देखो टास्क डॉट रन के अंदर हम क्या पास करेंगे, एक लैम्डा एक्सप्रेशन पास करेंगे। किस तरह से, यहाँ पे देखो इस तरह से हम लैम्डा एक्सप्रेशन काम करेंगे। देखो ये लैम्डा ऑपरेटर आ गया और यहाँ पे इसकी आ गई बॉडी। मतलब ये जो लैम्डा एक्सप्रेशन है आप समझ लो कि एक तरह का फंक्शन है जिसको हम जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में एरो फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, ये देखो ये जो 3 लाइंस है ना इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और मैं इसके अंदर मतलब अपने रन मेथड के अंदर ये जो मैंने एक एरो फंक्शन पास किया है, लैम्डा एक्सप्रेशन पास किया, उसके अंदर मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, डाल देता हूँ। और अब देखो अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे देखो ये जो स्टैटिक है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं एसिंक का कीवर्ड लगाता हूँ और यहाँ पे देखो जैसे मैंने एसिंक का कीवर्ड लगाया तो यहाँ पे देखो इसने हमें वार्निंग दे दी। क्योंकि एक बात आपने याद रखनी है
कि जब भी आप एसिंक यूज करोगे ना अपने फंक्शन में, तो उसके अंदर आपको अवेट का कीवर्ड भी लगाना पड़ेगा। तो देखो मैं कह रहा हूँ जो टास्क डॉट रन है, इससे पहले मैं यहाँ पे लगा देता हूँ अवेट का कीवर्ड। तो देखो जैसे ही मैंने अवेट का कीवर्ड लगाया, वो जो वार्निंग आ रही थी वो चली गई। इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि भाई देखो मैंने अवेट कहां पे लगाया है, किससे पहले लगाया है, टास्क डॉट रन, मतलब इससे पहले मैंने अवेट का कीवर्ड लगाया। अवेट का कीवर्ड क्यों लगाया है, क्योंकि भाई मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि ये वाला जो हमारा टास्क है, ये वाला जो ऑपरेशन है, ये हमारे पास थोड़ा डिले लेगा, थोड़ी पेंडिंग क्रिएट करेगा। और कितने सेकंड की पेंडिंग क्रिएट करेगा, कितने सेकंड का डिले क्रिएट करेगा, 4 सेकंड का डिले क्रिएट करेगा। तो जहां पे अवेट लगा हुआ है जिस लाइन से पहले या जिस स्टेटमेंट से पहले, तो समझ जाओ कि भाई वो लाइन क्या होगी, थोड़ी देर के लिए सस्पेंड की जाएगी, उसको डिले के अंदर बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो अब देखो सेम यही काम मैं अपने हर फंक्शन के अंदर कर लूंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको हम जल्दी जल्दी करते हैं फास्ट फॉरवर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने भी हमारे पास फंक्शंस थे, टास्क थे, उसके अंदर मैंने एसिंक और अवेट के कीवर्ड लगा दिए हैं। तो भाई देखो एक बात याद रखना, ये जो टास्क हमारे पास क्लास है, ये हम किस लिए यूज करते हैं, एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को यूज करने के लिए हम टास्क का क्लास यहाँ पे यूज करते हैं। और ये जो टास्क की क्लास है, ये हमारे पास सिंगल ऑपरेशन को, ठीक है, मतलब सिंगल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम टास्क क्लास यूज करते हैं और इसका रन मेथड यूज करते हैं। तो मतलब जो भी आपकी कोडिंग है जिसके बारे में आपको लगता है कि भाई वो डिले क्रिएट कर सकती है, तो उसको आपने यहाँ पे इसकी बॉडी में इस तरह से लिखना है, और उससे पहले ये अवेट का कीवर्ड लाजमी लगाना है। ठीक हो गया। तो भाई अब यहाँ पे देखो, अब होना क्या चाहिए, देखो सबसे कम टाइम कौन ले रहा है, हमारा टास्क 4, तो ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए। और फिर हमारे पास 2 सेकंड ले रहा है ये टास्क 2, तो ये उसके बाद सेकंड नंबर पे एग्जीक्यूट होना चाहिए। और फिर आ जाओ, हमारे पास टास्क 1 ये एग्जीक्यूट होगा क्योंकि 4 सेकंड ले रहा है। और एंड में हमारे पास एग्जीक्यूट होगा टास्क 3, जो कि यहाँ पे कितने सेकंड ले रहा है, 5 सेकंड ले रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो अब इसको रन करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक साथ सारे टास्क स्टार्ट हो गए, देख रहे हो। और अब देखो कंप्लीट कैसे हो रहे हैं, टास्क 4 पहले कंप्लीट हुआ, और फिर देखो टास्क 2 कंप्लीट हुआ, टास्क 1 कंप्लीट हुआ, और एंड में देखो टास्क 3 कंप्लीट हुआ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा टाइम ले रहा था। तो आपने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पे जो टास्क हैं वो एक साथ यहाँ पे क्या हो गए थे, स्टार्ट हो गए थे। इसका मतलब ये है कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग आपकी प्रोग्रामिंग की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा देता है, मतलब परफॉर्मेंस को अच्छा कर देता है। तो ये भी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग आप कह सकते हो कि भाई थोड़ा सा स्लो है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग एक तरह से यहाँ पे देखो फास्ट काम कर रही है। उसका रिजल्ट भी आपको यहाँ पे सामने नजर आ रहा होगा। मतलब टास्क 4 जो कि 1 सेकंड ले रहा था, वो पहले कंप्लीट हो गया, फिर टास्क 2, फिर टास्क 1 और फिर टास्क 3। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते हो, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को इंप्लीमेंट करते हो सी शार्प में। भाई देखो ये तो मैंने आपको कंसोल एप्लीकेशन के अंदर बताया ना काम करके, आप इसको विनफॉर्म्स एप्लीकेशन के अंदर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, जहां पे आपके पास एक बटन होता है, जहां पे आपको लगता है कि भाई जब भी मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूं, तो इसके जो बैकग्राउंड पे जो इवेंट हैंडलर है वो इतना ज्यादा टाइम ले रहा है कि जो हमारा वो जो इंटरफेस है वो हैंग हो जाता है। तो तब आप वहां पे भी इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अब आते हैं इसकी थ्योरी के ऊपर और इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो अब आपको ये फिगर अच्छे समझ में आ गई होगी, आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो एसिंक एंड अवेट इन सी शार्प, तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, देखो क्या कह रहा है, एसिंक एंड अवेट आर द टू कीवर्ड्स दैट हेल्प अस टू प्रोग्राम एसिंक्रोनसली। मतलब एसिंक और अवेट हमारे पास दो कीवर्ड्स हैं जो कि हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जब भी हमें अपना प्रोग्राम एसिंक्रोनसली एग्जीक्यूट करवाना हो। फिर देखो सेकंड पॉइंट, एन async keyword is a method that performs asynchronous tasks such as fetching data from a database, reading a file, etc. मतलब यहाँ पे देखो, मतलब यहाँ पे कह रहा है async कीवर्ड हम उन फंक्शंस के ऊपर लगाते हैं जहाँ पे कोई एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, एसिंक्रोनस टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। एसिंक्रोनस ऑपरेशन कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल फैचिंग डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। भाई अब आपको पता है कि डेटाबेस के अंदर तो बहुत सारा डेटा होता है ना, तो जब मैं उसको फेच कर रहा हूँ, तो हो सकता है जब आपके डेटाबेस के अंदर लाखों करोड़ों की तादाद में डेटा है, और जब आप उसे फेच करोगे तो वो वाला जो प्रोसेस है, ऑपरेशन है, वो थोड़ा टाइम ले सकता है। तो उस केस में आप उस फंक्शन के ऊपर जहां पे आप ये सारी कोडिंग कर रहे हो, वहां पे आप एसिंक का यूज कर सकते हो। और फिर देखो रीडिंग अ फाइल, आप किसी फाइल में से डेटा रीड कर रहे हो, अब उस फाइल के अंदर फॉर एग्जांपल समझो कि लाखों करोड़ों की तादाद में कैरेक्टर्स मौजूद हैं, तो जब आप उसको रीड करोगे तो वो भी टाइम लेगा।
तो उस केस में भी आप वहां पे एसिंक और अवेट के कीवर्ड यूज कर सकते हो। मतलब जो फंक्शंस आपको लगता है कि डिले क्रिएट करेंगे वहां पे आप यूज करोगे एसिंक का कीवर्ड, क्योंकि जो ऑपरेशन डिले क्रिएट करते हैं उन्हीं को बेसिकली कहा जाता है एसिंक्रोनस टास्क। तो फिर देखो यहाँ पे यही कह रहा है दे कैन बी मार्क्ड एज असिंक, मतलब ऐसे फंक्शंस को आपने क्या करना है, असिंक कीवर्ड लगा के मार्क करना है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, वेयर एज अवेट कीवर्ड मेकिंग अवेट टू अ स्टेटमेंट मींस सस्पेंडिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द एसिंक मेथड, इट इज रिजाइडिंग इट अंटिल द एसिंक्रोनस टास्क कंप्लीट्स। मतलब देखो जिस स्टेटमेंट या जिस लाइन से पहले आप अवेट का कीवर्ड लगाओगे तो अवेट का कीवर्ड क्या करता है, उस लाइन को थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर देता है, मतलब थोड़ी देर के लिए रोक देता है। कब तक रोक देता है, जब तक वो वाली जो लाइन है, वो वाला जो ऑपरेशन है, जब तक वो अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक अवेट क्या करेगा, उसको रोक के रखेगा। लेकिन जैसे ही वो जो स्टेटमेंट है, वो जो ऑपरेशन है, जैसे ही वो अपना टाइम कंप्लीट कर लेगा, टास्क कंप्लीट कर लेगा, तो क्या होगा, वो सस्पेंशन हट जाएगी और क्या होगा, हमारा जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही बता रहा है आफ्टर सस्पेंशन द कंट्रोल गोज बैक टू द कॉलर मेथड। इसका मतलब फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया था कि भाई वो 5 सेकंड के लिए सस्पेंड हुआ हुआ है, पेंडिंग में हुआ हुआ है। जिस तरह देखो फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया था कि भाई हमारा एक फंक्शन है वो 5 सेकंड के लिए डिले में गया हुआ है, तो जब वो 5 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे, जब वो सस्पेंशन खत्म हो जाएगी, तो वापस क्या होगा, वो जो हमारा फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। कौन सा फंक्शन, जिसके अंदर डिले क्रिएट हो रहा था। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, वंस द टास्क कंप्लीट्स द कंट्रोल कम्स बैक टू द स्टेट्स वेयर अवेट इज मेंशन्ड एंड एग्जीक्यूट द रिमेनिंग स्टेटमेंट इन द एनक्लोजिंग मेथड। मतलब जैसे हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो अवेट वाली लाइन के बाद भी अगर कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है तो वो क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी। लेकिन कब एग्जीक्यूट होंगी, जब अवेट वाली लाइन अपना टास्क कंप्लीट कर लेगी, तो अवेट वाली लाइन के बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी। भाई देखो यहाँ पे ये जो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स की बात कर रहा है ना, ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा प्रैक्टिकली समझाऊं, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे देखो ये जो हमारा टास्क नंबर 3 है, ठीक है, टास्क नंबर 3 कितने सेकंड ले रहा है, 5 सेकंड ले रहा है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पे देखो ये जो अवेट वाली लाइन है ना, ठीक है, अवेट वाला ये जो पूरा कोड है, इसके बाद मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अपना नाम यहाँ पे पास कर देता हूँ हेलो आदिल। ठीक है, हेलो आदिल पास कर दिया। तो अब कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई यहाँ पे अवेट क्या करता है, इस कोड को सस्पेंड कर देगा। सस्पेंड कर देगा इसका मतलब जब तक ये कोड कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक हमारे पास ये वाली लाइन हमें एग्जीक्यूट होके नहीं मिलेगी। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आके रन करता हूँ तो आप इसका रिजल्ट देखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये देखो रिजल्ट नजर आ रहा है आपको। अब टास्क 3 वाला आप नोट करना। ठीक है, टास्क 3 जो कि सबसे एंड में होगा। तो देखो जब टास्क 3 हमारा कंप्लीट हुआ उसके बाद हमारी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई है। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को उठा के कहीं और रख देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो ये जो हेलो आदिल है, ठीक है, इसको उठा के मैं रखता हूँ 4 सेकेंड, जहाँ पे हमारा फंक्शन है कौन सा वाला, टास्क 1 है। ठीक है, ये 4 सेकेंड ले रहा है ना, तो इसके एंड में मतलब यहाँ पे मैं इसको रखता हूँ। तो मतलब जब तक ये सस्पेंड रहेगा तब तक ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद हमारे पास ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आके इसको रन करता हूँ तो अब रिजल्ट देखना। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, टास्क 1 देखना, देख रहे हो, टास्क 1 जब कंप्लीट हुआ उसके बाद हमारे पास ये हेलो आदिल प्रिंट हुआ और उसके बाद सबसे एंड में हमारा टास्क 3 कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो यही पॉइंट यहाँ पे बता रहा था। ठीक है, ये वाला पॉइंट, तो इसको आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं एसिंक और अवेट के कीवर्ड्स। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, अब टास्क क्लास के बारे में बता रहा है जो कि हमने यूज की थी अभी। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द टास्क विल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ सिंगल ऑपरेशन। मतलब जो टास्क क्लास है वो किसी ना किसी सिंगल ऑपरेशन को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। एंड दैट ऑपरेशन विल बी एग्जीक्यूटेड एसिंक्रोनसली ऑन अ थ्रेड पूल। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि टास्क क्लास किसी सिंगल ऑपरेशन को परफॉर्म करती है, और किस ऑपरेशन को, जो कि एसिंक्रोनसली काम कर रहा होता है ऑन अ थ्रेड पूल रादर देन सिंक्रोनसली ऑन द मेन थ्रेड ऑफ एप्लीकेशन। भाई देखो आपको पता है ना, जो हमारी सी शार्प की एप्लीकेशन होती है उसके अंदर एक सिंगल थ्रेड होता है जिसको हम मेन थ्रेड कहते हैं। थ्रेड क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो कि हमारे सारे फंक्शंस को, ऑपरेशंस को वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है। लेकिन सिंक्रोनस में क्या होता है कि वो जो एक थ्रेड होता है ना, वही सारे फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। मतलब जो हमारे पास थ्रेड है, प्रोसेस है, वो फंक्शन 1 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर फंक्शन 2 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर फंक्शन 3 को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या होता है, छोटे छोटे थ्रेड पूल्स बनाए जाते हैं। मतलब मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं जो कि हर फंक्शन के साथ क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। और जैसे जैसे फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन टाइम कंप्लीट कर लेता है वैसे वैसे क्या होता है, फंक्शन कॉल होता जाता है।
तो ये काम है किसका, टास्क क्लास का, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट हो गया है कंप्लीट। तो अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।